हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी काजल चौधरी। और आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे पावर टसल। पावर टसल किस चीज़ का? पावर टसल बिटवीन सीएम ऑफ दिल्ली और एलजी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। एक्चुअली इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि अभी ये जो है काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, न्यूज़ में है तो और ये किस चीज़ को न्यूज़ में है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर हम इसकी टाइमलाइन को समझें तो 11 मई को 2023 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा एक जजमेंट दिया गया, जिस बेंच को लेड किया गया था डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। उसने कहा कि देखो, दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना सकती है सिविल सर्विसेज के केस में अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एलजी के जो रोल है उसको लिमिट कर दिया। गवर्नर का जो रोल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उसको सिविल सर्विसेज के केस में वो लिमिट कर दिया। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ सेटल हो गई थी सीएम के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 19 मई को 2023 सेंटर के द्वारा एक ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट किया जाता है जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023। अब बेसिकली इस ऑर्डिनेंस में है क्या जिसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हम बात करेंगे इसके की प्रोविजंस के बारे में। तो इस ऑर्डिनेंस में ऐसी क्या प्रोविजन थी जिसको लेकर इतना कंट्रोवर्शियल हो गया ये। पहली चीज़ तो ये है कि इस ऑर्डिनेंस में कहा सेंटर के द्वारा कि भाई देखो, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अब ये अपनी डिस्क्रिशन पर सीएम से कंसल्ट करेगा। मतलब अगर उसका मन है तो वो करेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 239 में तो ये कहा गया है कि देखो, एलजी जो है वो सीएम की एडवाइस से और सीओएम की एडवाइस से बाइंडेड है, लेकिन ऑर्डिनेंस कुछ और ही कह रहा है। दूसरा, इस ऑर्डिनेंस ने एंट्री 41 जो कि सर्विस से रिलेटेड है और स्टेट लिस्ट का पार्ट है उसको दिल्ली गवर्नमेंट के स्कोप से बाहर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि सर्विस जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है और स्टेट लिस्ट किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट के अंदर आता है, यानी कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आता है। ठीक है, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली इस पर लॉ बना सकती है, लेकिन ऑर्डिनेंस ने इसको बाहर कर दिया। दूसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल, इस ऑर्डिनेंस के द्वारा एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। अब अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसमें मेंबर है सीएम एज अ चेयरपर्सन, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और मेंबर सेक्रेटरी। तो बेसिकली 4 मेंबर हो जाते हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, अब देखो, इसको भी लेकर कंट्रोवर्सी है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये 4 मेंबर हैं और उन्होंने कहा कि देखो, अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट ऑफ वोटिंग पर लिया जाएगा। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि इसका काम क्या है। बेसिकली इसका काम है कि जो दिल्ली के अंदर सिविल सर्विसेज हैं उसकी वर्किंग को रेगुलेट करना। मतलब अब ये जो सिविल सर्विसेज है, ये ब्यूरोक्रेसी है, अब ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ना होकर के इस अथॉरिटी के अंदर आ जाती है। और अगर आप इसकी मेंबरशिप को देखो, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और मेंबर सेक्रेटरी, इसको कहीं ना कहीं ये नॉन इलेक्टेड मेंबर है और सीएम जो है वो इलेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिनिस्टर्स हैं उनकी पावर को कम कर देती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूं तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा, इट विल डिसाइड द ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। मतलब इन सारी चीज़ों को सिविल सर्विसेज से रिलेटेड रेगुलेट किया जाएगा इस अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, और डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाएगा? मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के बेसिस पर। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट देखो, अगर इस डिसीजन को लेकर कोई भी मतभेद होता है तो किसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप सभी लोगों को पता होगा, दिल्ली के अंदर किसका एजेंट होता है? सेंटर का एजेंट होता है।
है ना। अब भाई ये सेंटर का एजेंट है तो कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर के अंडर में और चली जाती है, यानी कि जो फेडरलिज्म है वो और ज़्यादा वायलेट होता है यहाँ पर। अब दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा क्या आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, सॉरी दिल्ली नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमुलगेट किया गया है ऑर्डिनेंस को। क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया है, तो इसने कहा कि देखो ये जो अथॉरिटी है ना, ये कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट के फेवर में है। कैसे? क्योंकि ये सिविल सर्वेंट को मिनिस्टर के कंट्रोल से बाहर लाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो चीफ सेक्रेटरी जो है इस अथॉरिटी के अंदर, वो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट की वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया ना, चीफ सेक्रेटरी, वो ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है। दूसरा कहा कि देखो दिल्ली जो है वो एक फुल फ्लेज स्टेट तो है नहीं, वो क्या है, वो आर्म है किसका, सेंटर का। तो कहीं ना कहीं सेंटर के पास पावर है उसके लिए लॉ बनाने के लिए। तो ये है सेंटर का आर्ग्यूमेंट। अब हम समझते हैं क्रिटिक्स का क्या कहना है इसको लेकर। तो देखो एक हमारा रूल्स हैं, प्रेसिडेंट ओन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1993। ये कहता है कि कोई भी अगर कोई भी अगर मैटर है जो एग्जीक्यूटिव डोमेन में आता है तो उस पर डिसीजन लेने का हक चीफ मिनिस्टर को। तो कहीं ना कहीं इसको वायलेट किया गया है इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। दूसरा, क्रिटिक्स के द्वारा ये कहा गया कि हाँ देखो, माना कि जो दिल्ली है वो फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके पास पावर तो है कि जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं उस पर लॉ बना सके। किस आर्टिकल के अंदर? 239 क्लॉज ए सब क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, ये किसका कहना है? क्रिटिक्स का कहना है। अब ये आर्टिकल 239 क्लॉज ए क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के लास्ट में। अब दूसरा ये है कि देखो हमारा जो फेडरलिज्म है ये परफेक्टली फेडरलिज्म तो है नहीं, असिमेट्रिक फेडरलिज्म है, और दिल्ली भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, और इस ऑर्डिनेंस के द्वारा कहीं ना कहीं उस स्पेशल स्टेट को वायलेट किया जा रहा है, इस स्पेशल स्टेटस को। और कोर्ट ने भी 11 मई को ये कहा था कि देखो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाउंड है किसकी एडवाइस से? एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 239 ए क्लॉज 4 के अंदर। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बाउंड है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया कि वो अपनी डिस्क्रिशन पर काम कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा ये आता है कि डीसी वर्धा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में बेसिकली क्या कहा गया कि इसने कहा कि देखो एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करने की, लेकिन वो जो ऑर्डिनेंस है वो कभी अपने पॉलिटिकल एंड को मीट करने के लिए प्रोमulgate नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी भी ये जो ऑर्डिनेंस है इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या जजमेंट आता है इसको लेकर, इसकी लेजिटिमेसी को लेकर कि ये लेजिटिमेट है या नहीं है। तो अभी ये हमारे लिए देखने बाकी है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 239 क्लॉज ए के बारे में। ये किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली रिलेटेड है आपका स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली। देखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और नेशनल कैपिटल भी है। इस चीज़ को देखते हुए इसको कुछ स्पेशल स्टेटस दिए हुए हैं, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया बाई 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा। ठीक है, उससे पहले ये नहीं था, जिसने रीडेजिग्नेट किया इन दिल्ली को एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर को रिप्लेस किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अनदर थिंग इज कि इसने एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई। लेजिस्लेटिव असेंबली, अब ये क्या है? बेसिकली ये वही चीज़ है जो बाकी सारी स्टेट में होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहाँ पे मेंबर्स को चुन के आते हैं लोगों के द्वारा। तो आप लोग सोचेंगे कि इससे पहले दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। इससे पहले दिल्ली में थी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन अब क्या था, इसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली को भी बना दिया गया था।
और यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जितने भी मैटर्स होते हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं और कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं उस पर लॉ बना सकती है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि स्टेट लिस्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में आती है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये हुआ कि असेंबली कैन मेक लॉ ऑन ऑल द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, लेकिन कुछ जो प्रोविजन थे वो सेंटर के अंडर रखे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ठीक है, ये किसके अंदर थे, सेंटर के अंदर थे। और दूसरी चीज इसमें कहा गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10% रहनी चाहिए। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज ये कहा गया कि जो सीएम जो होगा दिल्ली में उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और अदर मिनिस्टर जो होंगे उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा, एक तो हो गया देखो एलजी, दूसरा हो गया सीएम। एलजी को जो अपॉइंट किया गया किसके द्वारा, ये सेंटर का एजेंट है और ये प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, चीफ मिनिस्टर के बीच में या फिर एलजी के बीच में, दोनों के बीच में, तो ये किसको रेफर करेगा, इसको ये रेफर करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी पावर स्ट्रगल है उसको रिजॉल्व किया जा सके। अब नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है अगर मान लो दिल्ली में भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जिसको लेकर कोई फेलियर हो जाता है, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती हैं, तो प्रेसिडेंट क्या है अपना रूल लगा सकता है। ये चीज़ें अदर स्टेट के लिए भी है और दिल्ली के लिए भी है, ठीक है। और अगर मैं ऑर्डिनेंस को लेकर बात करूं तो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate किया जा सकता है एलजी के द्वारा, लेकिन विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ होम, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, प्रोमulgate भी किया जाएगा और विड्रॉ भी किया जाएगा। दोनों ही केसेस में किसकी रिकमेंडेशन ज़रूरी है, प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है, लेकिन आप ध्यान रहे इसको प्रोमulgate किया जा सकता है ड्यूरिंग रिसेसेस। लेकिन मान लो जो असेंबली है दिल्ली की वो डिसॉल्व्ड है, सस्पेंडेड है और इलेक्शन होने बाकी हैं, तो उस केसेस में ऑर्डिनेंस को इशू नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक बार आपने ऑर्डिनेंस को इशू कर दिया और असेंबली जो है वो दोबारा रीअसेंबल हो गई, तो 6 वीक के अंदर ही उस असेंबली को क्या करना है, उसको अप्रूव करना है ताकि वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहे, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल, उसके बारे में 239 क्लॉज ए के बारे में, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है, आगे कोई अपडेट होगा तो हम उस पर दूसरी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।